हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 128 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 129 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि आपने इसे कैसे लिखा। आपका प्रश्न है, 23 जून 1757 को भारत का मध्य युग समाप्त हुआ और उसका आधुनिक युग आरंभ हुआ। समीक्षा कीजिए। आपने लिखा है 23 जून 1757 का आशय प्लासी के युद्ध से है, जहां भारत के बंगाल के क्षेत्रीय राजवंश और पश्चिमी संस्कृत से आई ब्रिटिश कंपनी के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई से ब्रिटिश की जीत होती है और इनकी सत्ता बंगाल में स्थापित हो जाती है, जिसे मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का आरंभ बताया गया। लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो यहाँ केवल सत्ता का हस्तांतरण होता है। पहले स्वेच्छाचारी क्षेत्रीय शासक के द्वारा अपने मनमानी से शासन चलता था, अब वही ब्रिटिश कंपनी करने लगी। यहाँ तक कि इस कंपनी से जनमानस में यहाँ वर्ड आएगा। इस कंपनी से जनमानस में शोषण की प्रवृत्ति में और बढ़ोतरी शोषण की प्रवृत्ति और बदतर होती गई। शोषण की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई, जिससे उनकी स्थिति और बदतर होती गई। ये लाइन को ऐसे लिंक करो, क्लियर। बदतर होती गई। ऐसी स्थिति को आधुनिक युग का नाम देना अतिशयोक्त मालूम पड़ता है, अतिशयोक्त होता है, दिखाई पड़ता है। जबकि आधुनिकता का आशय है हम अपने जीवन की मौलिकता को समझते हुए प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास आदि को दरकिनार करते हुए वैज्ञानिकता और तर्क के आधार पर अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना। लेकिन यहाँ औपनिवेशिक कंपनी अपने फायदे के लिए जनताओं पर जुल्म करती रही, उन्हें औपनिवेशिक दासता के बेड़ियों में बांधे रखा। हालांकि इसी क्रम में अंग्रेज अपने कामों को सहज बनाने के लिए भारत में कुछ वैसे कार्य किए जो भारतीयों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया और धीरे धीरे लोगों में बौद्धिक प्रवृत्ति का विकास, उनके साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की भावना जागृत हुई, समाज में हो रही कुरीति में सुधार करने की भावना जागृत हुई। देखिए, आपने लिखा तो बहुत अच्छा उत्तर है, लेकिन आपने शब्दों को क्रमबद्ध नहीं कर पाई। मतलब कि आपने जो शब्द दिए हैं उनको लिंक नहीं कर पाए, मतलब लाइन को सही से लिख नहीं पाए। तो हम क्या करेंगे, आपके उन शब्दों को क्रमबद्ध कर देंगे, क्लियर, ताकि आप अपनी शब्दावली को और इस लेख को और अच्छा बना सकें। तो जैसा कि आपने जहाँ जहाँ पर ये जनताओं शब्द को इस्तेमाल में लिया है ना, इस जनताओं शब्द को आप हटा दीजिए। आप यहाँ पे हमेशा इस्तेमाल किया करिए जनमानस, क्लियर। तो जनमानस आप जब यूज करेंगे तो ये लाइन हो जाएगी, यहाँ तक कि इस कंपनी ने जनमानस में शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, जिससे उनकी स्थिति पहले की अपेक्षा और बदतर होती गई, क्लियर। मतलब हमने आपके किसी भी शब्द से कोई छेड़खानी नहीं की, बस कुछ शब्दों को हमने जोड़ दिया, क्लियर। फिर आपने जैसा लिखा है, ऐसी स्थिति को आगे के लिए आधुनिक युग का नाम देना अतिशयोक्त मालूम होता है। अब ये लैंग्वेज काफ़ी सरल है। अब यहाँ पे आप लिख सकती हो कि ऐसी स्थिति को आधुनिक युग की संज्ञा देना अतिशयोक्त के समान है। अतः आधुनिकता का आशय अपने जीवन की मौलिकता को समझते हुए प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास आदि को तर्क व तथ्य के माध्यम से, तर्क व वैज्ञानिकता के माध्यम से जीवन की ओर उन्नति बनाने का एक प्रयास है, जो कि अभी भी प्रगतिमान है, क्लियर। आपको ये वर्ड यहाँ पे जोड़ देते हैं। किंतु गहराई से देखें तो ये बात ठीक है कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत में कई सारे सुधार किए। उन सुधारों से औपनिवेशिक शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसने भारत में पश्चिमी विचारों को, या कहें कि भारत में पश्चिम के वैज्ञानिक विचारों को आत्मसमाहित करके उनके अंदर औपनिवेशिकता की उन बेड़ियों को तोड़ने का प्रयत्न किया, जो कि 1947 के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम क्षणों में देखने को मिलता है, क्लियर। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है, फिर यहाँ पे निष्कर्ष दे दो कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आधुनिकता का आरंभ ना तो 1757 के प्लासी विजय में हुआ और ना ही आधुनिकता का अंत 1947 की आज़ादी में हुआ। अर्थात आधुनिकता एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया है,
जो तब भी गतिमान थी और आज भी गतिमान है और आगे भी गतिमान रहेगी। क्लियर? ऐसे आपको इन शब्दों को संयोजित करके अपनी भाषा शैली को और उत्कृष्ट कर देना है। क्लियर? देखिए, अब क्या है ना, अब आपके साथ ये स्थिति है कि अब आपको बॉडी बनाना आ गया है, मतलब जैसे पूरा शरीर है, ठीक है। पहले क्या था कि पहले आपको बॉडी बनाना नहीं आता था कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। अब आपने बॉडी बना दी है, अब बस इसको श्रृंगार करना है, मतलब कि कहाँ पे इसको तिलक लगाना है, कहाँ पे इसके बाल को कर्ली करना है, कहाँ पे इसको साड़ी पहनानी है, कहाँ इसको सलवार सूट देना है। मतलब अब इसके ड्रेसअप की तैयारी आपको करनी है। समझ गए? आपको फ्रेम ऐसा ही रखना है जैसे आप कर रही हो कि आपने डायरेक्ट शुरू किया, ठीक है, कि हाँ इतने पैरा में हमने अपनी ये वाली बात बता दी, फिर आपने दूसरे पैरा को तोड़कर फिर आपने उसका दूसरा पक्ष बता दिया। करना सब कुछ यही है, अब बस ये कि इसको सजाना है। समझ गई? मतलब आपने पूरा एक ढांचा अब बनाना सीख गई हो, अब बस इन्हीं शब्दों के साथ में खेलना है। और बहुत जल्द, मतलब मेरे हिसाब से 30 से 40 डेज और लगेंगे कि आप अपने शब्दों को अंतर्ग्रंथित करने लगोगी। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगी तो फिर आपका उत्तर तो परफेक्ट हो ही जाएगा। समझ गए? बस आपको ऐसे अभ्यास करते रहना है, रुकना नहीं है कहीं पे। आप खुद देखो कि आपने जो फर्स्ट डे हमसे आंसर चेक कराया होगा और फर्स्ट डे जो आप आंसर लिखती थी, तब से लेकर आज तक कितनी उन्नति हुई। अर्थात आप एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जाने लगे। क्लियर? आप खुद ही अपना कभी आंसर चेक करना, अभी के जो लिखे हुए हैं और जो आज से 3 महीने 4 महीने पहले आपने लिखे थे। क्लियर? तो बस ऐसे ही लिखते रहिए, बस थोड़े थोड़े वो हैं और वो देखो सब में मिलेंगी गलतियाँ। ऐसा नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट होता है, हम में भी गलतियाँ होती हैं, हम भी कुछ बोलते हैं तो उनमें गलतियाँ होती हैं। ये बात अलग है कि हमने इन प्रश्नों पर इतनी बार अभ्यास किया है, इतनी कमांड बना ली है, तो एक ही बार में वो शब्द निकल आते हैं। तो आप भी ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपके भी उत्तर अच्छे हो जाएंगे। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।